गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे थे क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना का पार्ट ए पढ़ रहे थे, जो कि प्रारंभिक विचार था यानी पुरानी अवधारणाएं थी। आज आपका पार्ट बी यानी पार्ट बी स्टार्ट हो रहा है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट यानी आधुनिक विचार। परमाणु के बारे में जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट आए, आधुनिक विचार आए, उनके बारे में आज हमें पढ़ना है। ठीक है ना? तो देखते हैं कि आज ऐसा क्या टॉपिक है जो हमें पुराने बारे में पढ़ना है। ठीक है ना? तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। तो देखिए, आधुनिक विचार का मतलब है जब पुरानी अवधारणाएं खत्म हुई और नए नए विचार आए, उसके परमाणु के बारे में बेहतरीन खोजें हुई, उनके बारे में आज के सीखेंगे। तो आपकी हेडिंग स्टार्ट होती है आधुनिक परमाणु मॉडल। ठीक है ना? क्या स्टार्ट होती है? आधुनिक परमाणु मॉडल। ठीक है ना? तो इस मॉडल का जो प्रतिपादन है मिस्टर श्रोडिंगर ने किया था। किसने किया था? श्रोडिंगर ने। ठीक है ना? क्या कहेंगे कि इस मॉडल का प्रतिपादन श्रोडिंगर ने किया था, और वो भी कब किया था? कि इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रगति की खोज के बाद में। ठीक है ना? तो श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के आधार पर श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के आधार पर आधुनिक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है ना? श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के आधार पर आधुनिक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। इनके अनुसार, ठीक है ना, क्या था ये यानी जैसे ही इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रगति की खोज हो गई, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रगति की खोज हो गई। देखिए, इससे पहले इलेक्ट्रॉन को कण माना जाता था, और जैसे इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रगति की खोज हो गई, उस खोज के बाद में सीधे एक नया मॉडल आया, और उसी आधार पर इन्होंने एक नया मॉडल बना दिया, जिसके अनुसार पॉइंट नंबर 1 इन्होंने क्या बताया नंबर 1 पर। आइए देखते हैं। नाभिक के चारों ओर का त्रिविम क्षेत्र, नाभिक के चारों ओर का त्रिविम क्षेत्र कोश या ऊर्जा स्तर से मिलकर बना होता है। ठीक है ना? यानी अगर ये हमारा नाभिक है, इसके चारों ओर कक्षाएं होती हैं, तो इसके चारों ओर कक्षाएं, ये हमारा नाभिक हो गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? ये सब क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जो चक्कर लगाते हैं। तो इन्होंने बताया कि नाभिक के चारों ओर का त्रिविम क्षेत्र, नाभिक के चारों ओर का त्रिविम क्षेत्र कोश या ऊर्जा स्तर से मिलकर बना होता है। यानी इनको इन्होंने कोश या ऊर्जा स्तर कहा। आगे क्या कहते हैं कि कोशों को n बराबर 1, 2, 3, 4 आदि अंकों, ठीक है ना, या K, L, M, N आदि अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना? इन्होंने कहा त्रिविम क्षेत्र जो होता है वो कोश या ऊर्जा स्तर से मिलकर बना होता है। कोशों को 1, 2, 3, 4 अर्थात यहां से स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, ठीक है ना,
इस तरह से कोषों को 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4 ये कोष इस तरह होते हैं, ये इस तरह से बने हैं, ठीक है ना, 3 4 इस तरह से कोष, अथवा ठीक है ना ऐसे गिन सकते हैं 1 2 3 4, आगे जाए तो 5 6 7 इस तरह से कर सकते हैं। तो इन्होंने कोषों को नाम दिया, 1 2 3 4 अंकों में लिखेंगे तो 1 2 3 4 लिखेंगे, अथवा शब्दों में लिखेंगे तो पहली कोष को K, दूसरी को L M, चौथी को N, फिर इस तरह O P Q, ठीक है ना, आदि अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आई बात की नहीं? तो कोषों को 1 2 3 4 डॉट डॉट या फिर K L M N आदि अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। आई बात समझ? क्लियर हुआ? इन्होंने बताया कि नाभिक के चारों का त्रिविम क्षेत्र कोष या ऊर्जा स्तर से मिलकर बना होता है। कोषों को 1 2 3 4 गिनती में अथवा K L M N आदि अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2, ठीक है। ये तो नंबर 1 था, अब चलते हैं हम नंबर 2। क्या है नंबर 2? देखिए, कोषों की रचना उपकोषों से हुई है। कोषों की रचना उपकोषों से हुई है जो S, P, D, F प्रकार के होते, ठीक है ना। यानी कोष किससे बने हुए हैं? उपकोषों से बने हुए हैं, जो क्रमशः S, P, D और F प्रकार के उपकोष होते हैं, ठीक है ना, जिनका वितरण निम्न प्रकार है। यानी कौन से कोष में कितने उपकोष हैं, इसका वितरण निम्न प्रकार है। तो देखिए क्या होगा, एक साइड में लिख लेते हैं कोष और दूसरी साइड में लिखते हैं उपकोष, ठीक है ना। तो n बराबर 1 या फिर इसी को हम कह सकते हैं K, ठीक है ना। तो यहां पर मात्र S उपकोष होगा। n बराबर 2 अथवा L कह सकते हैं, तो इसमें S, P उपकोष होते हैं। n बराबर 3 M कोष हो जाएगा, S, P and D। n बराबर 4 N कोष होगा, S, P, D and F। n बराबर 5 O होगा, S, P, D and F। n बराबर 6 P होगा, S, P, D and F। n बराबर 7 Q, S, P, D, F, ठीक है ना। इस तरह से उपकोषों का वितरण होता है। ये कोष है और कोषों के क्रमशः उपकोष कौन कौन से होते हैं वो आपको सामने समझ में आ रहा है। क्लियर हुआ? ये था इनका दूसरा पॉइंट कि कोषों की रचना उपकोषों से हुई है, जो क्रमशः SPDF प्रकार के होते हैं और इनका वितरण कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट्स आपको बेटा नोट करने हैं। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है, इन्होंने क्या कहा कि उपकोषों की रचना कक्षकों से हुई। नंबर 3 पर इन्होंने कहा उपकोषों की रचना कक्षकों से हुई, जिनका वितरण निम्न प्रकार है, ठीक है। यानी उपकोष और दूसरी साइड में बना देंगे कक्षक, ठीक है ना। तो इन्होंने बताया क्या कि उपकोषों की रचना कक्षकों से हुई है, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट था ऊर्जा स्तर से परमाणु बना है, उन्हें कोष कहते हैं 1 2 3 4 या KLMN से। नंबर 2 पर इन्होंने कहा कोष बने होते हैं उपकोष से, यानी कि
SPD और F से। अब कह रहा है कि उपकोष कक्षक से बने होते हैं, ठीक है ना। तो कक्षक क्या होता है, आइए देखते हैं। उपकोष हमारा S है। कौन सा उपकोष है? S उपकोष में कितने कक्षक बनते हैं उनकी बात करते हैं। तो S उपकोष में एक कक्षक होता है, एक बॉक्स बना दें। फिर हमारा P उपकोष आता है, इसमें 3 कक्षक होते हैं इस तरह से, ठीक है ना। फिर हमारा D उपकोष होता है, D में 5 कक्षक होते हैं, कुछ इस तरह से इनका वितरण करेंगे। और फिर F उपकोष होता है जिसमें कि 7 कक्षक होते हैं, इस तरह से वितरण करेंगे। ये हुआ उपकोषों की रचना कक्षकों से, ठीक है ना। जिसमें S में 1 कक्षक होता है, P में 3 होते हैं, D में 5 होते हैं और F में 7 कक्षक। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर इनके 4 पर। इन्होंने चौथा सिद्धांत, अपने सिद्धांत में क्या कहा कि प्रत्येक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो सकती है, ठीक है ना। अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा किसी हालत में नहीं हो सकते, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम होता है वो भी ऐसा होगा, जैसे एक कक्षक है तो 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर को और 1 इलेक्ट्रॉन नीचे। अब 2 से ज्यादा कोई तीसरा इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में नहीं हो सकता। तो इनका चौथा पॉइंट था प्रत्येक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आधुनिक परमाणु मॉडल समाप्त होता है, ठीक है ना। अब हम इसको समझाने जा रहे हैं कि इसको किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो देखिएगा कि आधुनिक परमाणु मॉडल को इन्होंने 4 पॉइंट दिए, किसने? मिस्टर श्रोडिंगर ने। उन चारों पॉइंट्स को मैं कायदे से कैसे समझ सकते हैं। इन्होंने कहा सबसे पहले कोष मालूम होना चाहिए, है ना। और हम कोष की तुलना किससे कर रहे हैं? घर से कर रहे हैं। कोष की तुलना किससे करेंगे? घर से। कोष बना होता है उपकोष से, ठीक है ना। यानी कि घर बना होता है कमरों से, ठीक है ना। उपकोष बने होते हैं कक्षक से। कक्षक कमरे बने होते हैं किससे? कमरे के अंदर क्या हो सकता है? चारपाई या फिर बेड कह सकते हैं, है ना। और कक्षक में होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और चारपाई में होते हैं कौन से? व्यक्ति, पर्सन या आप, है ना। अर्थात इन्होंने बताया कि अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना है तो ये 4 चीजें मालूम होनी चाहिए। उसका घर, यानी कोष की तुलना घर से कर दी गई। कोष बना होता है उपकोष से, और आप भी जानते हैं कि घर बने होते हैं कमरों से। घर में क्या होते हैं? कमरे, ठीक है ना। उपकोष बने होते हैं कक्षक से, कमरे बने होते हैं कमरे में क्या होती है? चारपाई। चारपाई में व्यक्ति लेटे होते हैं और कक्षक में इलेक्ट्रॉन लेटे होते हैं। इस तुलना से आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इसके आगे बच्चों मैं आपको कुछ नोट्स लिखाने जा रहा हूं जो बहुत ही आवश्यक है ना। कुछ नोट लिखाने जा रहा हूं जो बहुत ही आवश्यक है। इनको आप अपनी फेयर में नोट करेंगे और अपनी आगे की तैयारी को प्रिपेयर रखेंगे, जारी रखेंगे, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं नोट में। तो देखते क्या है कि नोट नंबर 1, ठीक है ना। नोट नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। क्या है नोट नंबर 1? तो लिख सकते हैं S उपकोष की आकृति गोलाकार होती है। S उपकोष की आकृति गोलाकार होती है, यानी कुछ अगर आपसे पूछ लिया जाए S उपकोष की आकृति कैसी होती है तो आपका जवाब होगा कि राउंड शेप में होती है, ठीक है ना। अब चलते हैं P उपकोष की आकृति। P उपकोष की आकृति डंबलाकार होती है। कैसी होती है? डंबलाकार, यानी डमरू के आकार की होती है, ठीक है। डंबलाकार होती है। कैसे बनाएंगे? ऐसे और ऐसे, ये डंबलाकार, ठीक है।
अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे कि डी कोष की आकृति द्विडंबलाकार होती है। द्विडंबलाकार ऐसे ऐसे लेंगे एक डमरू और दूसरा ऐसे लेंगे दो डमरू, ये द्विडंबलाकार दो डमरू बने हुए हैं, ठीक है ना। और एफ कोष की जो आकृति होती है वो जटिल होती है। क्या होती है भैया? जटिल होती है, जिसका वर्णन अभी आपके लेवल में 11-12 में नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो एफ कोष की आकृति कैसी होती है? जटिल होती है। क्लियर हुआ? ये था आपका नोट नंबर 1। अब चलते हैं नोट नंबर 2। नोट नंबर 2, इलेक्ट्रॉन। नोट नंबर 2 इन्होंने क्या बताया, तो देखिए क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त यानी कि इसको हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है ना, क्लॉकवाइज यानी तीर जब ऊपर को होगा इलेक्ट्रॉन का। अभी मैंने आपको कक्षक बनाया था और कक्षक में इलेक्ट्रॉन भर के दिया था इस तरह से, ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर को होगा यानी तीर उसका ऊपर को होगा तो क्लॉकवाइज होगा, अथवा इंग्लिश में कहेंगे दक्षिणावर्त, ठीक है ना। तथा वामावर्त यानी इंग्लिश में इसको कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज यानी अब इसका डायरेक्शन होगा नीचे, चक्रण करते हैं, ठीक है ना। इन्होंने दूसरा नोट हमारा ये है कि इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त यानी ऊपर को क्लॉकवाइज अथवा वामावर्त यानी नीचे को एंटी क्लॉकवाइज चक्रण करते हैं। आए समझ? अब हम चलेंगे नोट नंबर 3। तो इसको हम साफ कर देते हैं पहले। देखिए नोट्स जो मैं आपको लिखा रहा हूं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स क्वांटम संख्या निकालने में बहुत काम आने वाले हैं, इसलिए आप लोग इनको कंटिन्यू नोट करते रहेंगे। नोट नंबर 3, किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात करने के लिए निम्न 4 बातों का ज्ञान होना आवश्यक। जैसे कि कोष, पहली बात कोष मालूम हो, कोष के बाद उपकोष मालूम हो, उपकोष के बाद कक्षक मालूम हो, ठीक है ना। क्या मालूम हो? कक्षक मालूम हो, और कक्षक के बाद इलेक्ट्रॉन का चक्रण, अर्थात इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है ना। तो ये 4 चीजें अगर पता है तो हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है और किस पोजीशन में है, ठीक है ना। अब चलते हैं नोट नंबर 4। नोट नंबर 4, ठीक है। नोट नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अब नोट नंबर 4 है, वो क्या है कि देखिए भैया, जब अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश पाता है तो L बराबर 0, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखिए, ये वाले मान बहुत आवश्यक होते हैं, ठीक है ना। जब अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश पाता है तो L का मान 0 होता है, ठीक है ना। और इसी प्रकार जब अंतिम इलेक्ट्रॉन P उपकोष में प्रवेश पाता है तो L बराबर 1 होता है। जब अंतिम इलेक्ट्रॉन D उपकोष में प्रवेश पाता है तो L बराबर 2 होता है।
और जब अंतिम इलेक्ट्रॉन F कोश में प्रवेश पाता है तो L बराबर 3 होता है। ठीक है ना, ये मान निश्चित हैं जो आपके आगे क्वांटम संख्याएं लगाने में मदद करेंगे, सॉल्व करने में सहायता करेंगे। ठीक है ना, अब चलते हैं नोट नंबर 5। नोट नंबर 5, S उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन बराबर 2 होते हैं। ठीक है ना, P उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन बराबर 6 होते हैं, D उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन बराबर 10 होते हैं और F उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन बराबर 14 होते हैं। ठीक है ना, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन निश्चित हैं कि S उपकोश में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P उपकोश में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, D उपकोश में मैक्सिमम 10 होते हैं और F उपकोश में इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं। अब इनसे किसी भी हालत में 2 के 3 नहीं होंगे, 6 के 7 नहीं होंगे, 10 के 11 नहीं होंगे, अर्थात ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 7 सबके 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकते हैं, कम हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से नोट नंबर 5 हो गया, आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब हम इसको साफ करते हैं और चलते हैं अगले नोट नंबर पर। ठीक है ना, तो नोट नंबर हमारा 6 है। क्या है नोट नंबर 6? S उपकोश में कक्षकों की संख्या बराबर 1 होती है। P उपकोश में देखेंगे तो कक्षक का मान 1 2 3 हो जाता है। D उपकोश में कक्षकों की संख्या 5 हो जाती है और F उपकोश में कक्षकों की संख्या 1 2 3 4 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 हो जाती है। ठीक है ना, इस तरह से इनका वितरण हो जाता है। अब है भैया हमारा नोट नंबर 7। नोट नंबर 7 क्या है? जब L बराबर 0 होगा तो M बराबर 0 होगा। यानी अगर किसी क्वांटम संख्या का मान निकालते समय L का मान 0 है तो M का मान भी 0 होगा। आई बात समझ में कि नहीं? L का मान 0 है तो M का मान भी 0 होगा। आया समझ में? तो ये थे आपके 7 नोट और आधुनिक परमाणु मॉडल। ठीक है ना, इस तरह से आधुनिक परमाणु मॉडल समाप्त हुआ और आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले यानी आगे का टॉपिक जो होगा वो अगले वीडियो में आएगा। तब तक के लिए नमस्कार। और बेटे अपनी तैयारी के लिए, ठीक है ना, कोचिंग स्कूल सब बंद हुए हैं तो आप अपने घर में बैठ करके फ्री में यूट्यूब से तैयारी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।